नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के नाम, कौन सा जो टॉपिक है उसके अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है ये पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ये जो वीडियो है ये ग्राम विकास अधिकारी के लिए है और सामान्य विज्ञान का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे आता है एग्रोस्टोलॉजी, घास का अध्ययन एवं पालन। जो घास होती है उनके अध्ययन और पालन की जो शाखा होती है वनस्पति विज्ञान की, उसको कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। इसके बाद शैवाल का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी। आंतरिक संरचना का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं एनाटॉमी। पुष्पों के अध्ययन के लिए एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है एंथोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन करने के लिए जो बायोलॉजी की जो शाखा होती है उसको कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। इसके अलावा ब्रायोफाइटा का अध्ययन जिस बायोलॉजी की शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं ब्रायोलॉजी। जीव विज्ञान के प्रेक्षणों का गणितीय विवेचन। जीव वैज्ञानिकों के प्रेक्षणों का जो गणितीय विवेचन होता है उसको कहते हैं बायोमेट्रिक्स। पादप में रोगजन्य गांठें, पादप कैंसर का अध्ययन, यानी कि पादप जो होते हैं, पौधे होते हैं, उनके अंदर जो गांठें बनती हैं और पादप के अंदर जो कैंसर होता है उसका अध्ययन करने के लिए कैसिडियोलॉजी, शाखा का नाम है कैसिडियोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है या बायोलॉजी की शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं साइटोलॉजी। वृक्ष की आयु का अध्ययन करने वाली जो शाखा होती है उसको कहते हैं डेंड्रोकोनोलॉजी। डेंड्रोकोनोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। वनस्पति विज्ञान में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको डेंड्रोलॉजी, और वृक्ष की आयु का अध्ययन डेंड्रोकोनोलॉजी। आयु के लिए डेंड्रोकोनोलॉजी और वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन के लिए डेंड्रोलॉजी। पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। किसी भी पौधों का वातावरण के साथ जो संबंध होता है उसका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं इकोलॉजी। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। जो पौधे आर्थिक महत्व के होते हैं उनका अध्ययन जिस जीव विज्ञान की शाखा में किया जाता है उनको कहते हैं इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी। युग्मकों के निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन। आदिवासियों द्वारा जो पौधों का उपयोग किया जाता है उसका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं इथेनोबॉटनी। इथेनोबॉटनी। सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन जब किया जाता है उसको कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। सजीवटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन फ्लोरिकल्चर। सजावटी फूलों का संवर्धन एवं उनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। वनों का अध्ययन करने को फॉरेस्ट्री कहते हैं। कृत्रिम जीन का निर्माण और स्थानांतरण करने का जो अध्ययन है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको जेनेटिक्स कहते हैं। आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन। उम्र के साथ साथ जीवों में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं जेरेंटोलॉजी। पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का जो अध्ययन है, यानी कि जो पैतृक लक्षण होते हैं वो संतान तक पहुंचते हैं, इस चीज का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं हेरिडिटी। उत्तकों का अध्ययन। जो टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, उनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। लाइकेंस के अध्ययन करने वाली शाखा लाइकेनोलॉजी। झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, माइक्रो बैक्टीरिया जो होते हैं उनका अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी। पादपों का आकारीय संरचना, जो उसका आकार और संरचना होती है उसका अध्ययन जिस शाखा में होता है उसको कहते हैं मोफोलॉजी। फफूंद का अध्ययन करना कहलाता है
माइकोलॉजी, फफूंद या कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोप्लाज्मा का अध्ययन जो है वो माइकोप्लाज्मोलॉजी। नेमेटोडस के पादपों के साथ संबंध का अध्ययन होता है नेमेटोलॉजी। पादप जीवाश्मों का अध्ययन जो है वो पेलियोबोटनी। परागकण जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है पेलिनोलॉजी में। पादप रोग और उसके उपचार का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। मृदा से संबंधित जो भी अध्ययन होता है उसको कहते हैं पीडोलॉजी। पोषिता और परजीवियों के संबंधों का अध्ययन जो है, पोषिता तथा परजीवियों के संबंध का अध्ययन कहलाता है पैरासिटोलॉजी। शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। औषधीय पादपों का अध्ययन जो है वो कहलाता है फार्मेकोलॉजी। विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन, विभिन्न पादप होते हैं उनकी जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी में किया जाता है। फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। टेरिडोफाइटस का अध्ययन टेरिडोलॉजी। पादपों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी। अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है स्पेस बायोलॉजी। बीजों का जो अध्ययन है वो कहलाता है स्पर्मोलॉजी। और पादपों के वर्गीकरण का जो अध्ययन होता है वो टैक्सोनोमी। इसके अलावा विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। सजीवों में कार्बनिक पदार्थों के अध्ययन को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। भौतिक सिद्धांतों का पादप उपापचय में जो महत्व होता है जिसका अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं फाइटोफिजिक्स। विभिन्न विकरणों का पादपों पर जो प्रभाव पड़ता है, जो उत्परिवर्तन का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं रेडिएशन बायोलॉजी। फसली पादपों का जो अध्ययन, जो फसल से संबंधित जो पादप होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है एग्रोनॉमी में। प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण एवं संवर्धन का जो अध्ययन होता है वो बायोटेक्नोलॉजी। फल सब्जियां और उद्यान पादपों का संवर्धन और अध्ययन, जो फल सब्जी इत्यादि जो उद्यानों में उगाई जाती हैं उनसे अध्ययन, उनका जो अध्ययन होता है वो हॉर्टिकल्चर। न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए और आरएनए, इनका अध्ययन किया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। उपयोगी पादपों की किस्मों को सुधारने के लिए जो अध्ययन किया जाता है, पादपों की किस्मों को सुधार करने के लिए जो अध्ययन किया जाता है वो प्लांट ब्रीडिंग। कृत्रिम माध्यम पर उत्तक का जो संवर्धन होता है, यानी कि टिश्यूज को कृत्रिम माध्यम से बनाया जाता है, उसको टिश्यू कल्चर। वनीय वृक्ष तथा उनके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन होता है, उसको कहते हैं सिल्वी कल्चर। कोशिकाओं एवं उत्तकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं हिस्टोकेमिस्ट्री। तो ये तो बात की हमने विभिन्न जो वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की। अब हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के जनक कौन कौन है। ये जो शाखाएं हमने पढ़ी हैं उनमें से कुछ के जनक। तो सबसे पहले हम बात करें बैक्टीरियोफेज का जो की खोज किसने की, तो ट्वार्टो डी हेलरिल ने। वर्गीकी के पिता किसे कहते हैं, कोरेलस लीनियस। अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, जी.जे. मेंडल। देखिए बहुत बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो वॉन वेयर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता कहते हैं वॉन वेयर को। पादप रोग विज्ञान के जनक ए.जे. बटलर। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह कहलाते हैं स्टीफन हेल्स। व्यक्तिवृत्ति में जातिवृत्ति के पुनरावृत्ति का जो नियम है उसके जनक है अर्नेस्ट हेकल। सुजननिकी के पिता हैं फ्रांसिस गाल्टन। सूक्ष्म जैविकी के पिता हैं लुइस पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता हैं एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के पिता हैं रॉबर्ट कोच। वनस्पति शास्त्र के पिता हैं थियोफ्रेटस। और इकोसिस्टम शब्द के जनक हैं टेंसले। तो ये काफ़ी जो शाखाएं थी वनस्पति विज्ञान की, कुछ शाखाएं और उनके जनक। नेक्स्ट हम भारत में जो प्रमुख शोध संस्था है या वनस्पतिक पार्क है उनकी बात करेंगे कि वो कहाँ पर स्थित है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए केंद्रीय वानस्पतिकी शोध संस्थान, केंद्रीय वानस्पतिकी शोध संस्थान जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो भी नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी और परिषद भी। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय, केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय शिवपुर कोलकाता पश्चिम बंगाल। वन शोध संस्थान ये है देहरादून उत्तराखंड में। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय आलू शोध संस्थान है शिमला हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान ये मैसूर कर्नाटक में। केंद्रीय आम शोध संस्थान ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में। औषधि शोध संस्थान भी और आम शोध संस्थान भी, और इसके साथ साथ बीरबल साहनी जीवाश्म और राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान, ये सारे कहाँ हैं? लखनऊ में हैं। इसके साथ आम शोध संस्थान के साथ साथ केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला जो है ये पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। फल शोध संस्थान जो है वो सबौर भागलपुर बिहार में। केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान, जूट तकनीकी शोध संस्थान ये है पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता में। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान है कोसरगोड केरल में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है पणजी गोवा में। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। भारतीय गन्ना शोध संस्थान जो है वो भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान ये भी उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये कानपुर में। कपास तकनीकी शोध प्रयोगशाला माटुंडा मुंबई महाराष्ट्र। केंद्रीय चावल शोध संस्थान है कटक उड़ीसा। भारतीय लौह शोध संस्थान है रांची झारखंड। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर केरल। देखिए गन्ना शोध संस्थान कहाँ था? लखनऊ में, और गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर केरल में। केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र है कुल्लू हिमाचल प्रदेश। औद्योगिक अविषातुल्य विज्ञान शोध केंद्र, औद्योगिक अविषातुल्य शोध केंद्र ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय वानस्पतिकी सर्वेक्षण कोलकाता पश्चिम बंगाल। केंद्रीय शुष्क प्रदेश अनुसंधान केंद्र जोधपुर राजस्थान। बटलर पादप संग्रहालय मुंबई, फोर्ट मुंबई महाराष्ट्र। लोयड वनस्पतिकी पार्क दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। केंद्रीय फसल शोध संस्थान त्रिवेंद्रम केरल। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स ये 2 जगह पे है, एक तो पिंपरी पुणे महाराष्ट्र में और एक ऋषिकेश उत्तराखंड में। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो ये त्रिवेंद्रम केरल में। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान केंद्र है कोसरगोड केरल में। भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान है हेसरा घाट बेंगलोर कर्नाटक। तो ये कुछ संस्थान थे जो भारत में कहाँ कहाँ पर स्थित है उनकी बात हुई थी। अब बात कर लेते हैं हम कुछ विशेषताओं युक्त पौधे, यानी कि ऐसे पौधे जिनकी कुछ ना कुछ स्पेशल विशेषता है जो सीधे पूछे जा सकते हैं। इनमें से सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है यूकेलिप्टस। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा है लेमना। सबसे बड़ी पत्ती होती है विक्टोरिया अमेजोनिका की। सबसे बड़ा फूल जो होता है वो सबसे बड़ा फूल है रफेलसिया आर्नोडाई। रफेलसिया आर्नोडाई। सबसे विशाल कैक्टस जो है वो है सेरियस जाइंटिसस। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा
सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा तो यूकेलिप्टस था, और सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा जो है वो सैक्यूइया जाइगेंटिया, सैक्यूइया जाइगेंटिया। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा है जामिया पिग्मिया, और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा था लेमना। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा है ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? तो हेप्लापेपस ग्रेसिलस। जड़ विहीन एंजियोस्पर्म कौन सा है? एल्ड्रोवेंडा। सबसे कठोर कास्ट वाला पौधा है हार्डविकिया बाइडनेटा। सबसे हल्की कास्ट वाला है ओक्रोमो लागोद संबलसन। प्रारोह रहित पौधा है राइजोफोरा। सबसे लंबी जड़ वाला पौधा है एडनसोनिया डिजिटेटा। सबसे अधिक आयु वाला पौधा है प्यूरेमांडी, प्यूरेमांडी। सबसे बड़ा आर्किड है ग्रामेटोफाइलम स्पेसियोसम। सबसे बड़ा आर्किड पुष्प फ्रेमीपीडियम कोडेटम। सबसे बड़ा बीज लोडोकिया। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे छोटा ब्रायोफाइटस जूयोप्सिस। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटस डाउसोनिया। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला। सबसे बड़ा फल लोडोकिया। सबसे सूक्ष्म पादप बीज आर्किड। सूक्ष्म पादप बीज कहें, सबसे छोटा बीज कहें। सबसे छोटा पादप पुष्प वोल्फिया। सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र ट्रिलियम। सबसे बड़ा पादप अंड साइकस। सबसे बड़ा पुमंग साइकस। सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल, और सबसे बड़ा बीजांड साइकस। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की। तो जंतु विज्ञान में शरीर और उसके विभिन्न अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल संरचना जो होती है वो एंटोनॉमी में। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है एंजियोलॉजी में। उड़ने वाले जंतुओं का जो अध्ययन होता है वो एरोबायोलॉजी में। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का जो अध्ययन होता है वो एंथ्रोपोलॉजी में। मकड़ियों का अध्ययन होता है उसको कहते हैं एरेक्नोलॉजी। जीव शरीर के रासायनिक अध्ययन होता है उसे बायोकेमिस्ट्री। जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण एवं अध्ययन होता है बायोमेट्रिक्स। जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं बायोमिक्स। कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन जो होता है उसको कहते हैं साइटोलॉजी। कैरोटी का जो अध्ययन होता है उसको क्रेनियोलॉजी। सजीव और निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंध, जो वातावरण सजीव और निर्जीव वातावरण जो होता है उस वातावरण से जीवों का जो संबंध होता है उसका अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। जीवों के शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन जो होता है उसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन करना कहलाता है एंड्रोक्राइनोलॉजी। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है उसको कहते हैं ईथोलॉजी। व्यवहार के अध्ययन को ईथोलॉजी। भ्रूणीय परिवर्धन का जो अध्ययन होता है, जो भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन होता है उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। जीव जंतुओं का उद्गम एवं विभेदीकरण का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं इवोल्यूशन। आनुवांशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का जो अध्ययन होता है उसे यूजेनिक्स। कोशिकाओं में जीन, आरएनए, प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन का मानव जाति की उत्पत्ति का जो अध्ययन होता है उसे यूफेनिक्स कहते हैं। उत्प्रेरकों का अध्ययन जो होता है एंजाइमोलॉजी।
कीट पतंगों का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। जीवों के आनुवंशिकी लक्षण और उसकी वंशागति का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं जीनेटिक्स। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की भौतिक संरचनाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। रुधिर और रुधिर रोगों का जो अध्ययन होता है उसको हीमेटोलॉजी कहते हैं। परजीवी कर्मियों का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं हेल्मिन्थोलॉजी। उभयचरियों एवं सरीसृप का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं हर्पेटोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी। संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन, जो संक्रमण होता है उसके विरुद्ध जो प्रतिरक्षा होती है उस प्रतिरक्षा या प्रतिरोध का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। केंद्रक का अध्ययन को कहते हैं कैरियोलॉजी। जंतुओं की आकृति एवं रचना का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। पेशियों का अध्ययन कहते हैं मायोलॉजी। स्तनधारियों का अध्ययन होता है उसको मैमोलॉजी। मोलस्का एवं उसके खोलों का जो अध्ययन होता है, सेल्स का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं मेलोकोलॉजी। आणविक स्तर पर जंतुओं के रासायनिक का जो अध्ययन होता है उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है उसको माइक्रोबायोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। कंकाल तंत्र के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन को कहते हैं ओडेंटोलॉजी। अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन को कहते हैं ऑर्गेनोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। सांपों के अध्ययन को कहते हैं ओफियोलॉजी। शरीर के विभिन्न भागों के कार्य और कार्य विधियों का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। परजीवी जीवों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी। और रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी। प्रोटोजोआ का जो अध्ययन होता है उसको प्रोटोजोलॉजी। जीवों पर रेडियो विकिरण का जो अध्ययन होता है उसे रेडियोलॉजी। पेशियों के अध्ययन को सार्कोलॉजी। कंकाल संधियों एवं स्नायु का जो अध्ययन होता है उसको सिंडेम्समोलॉजी। रुधिर सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी। शरीर की रचनात्मक संगठन का अध्ययन कहलाता है टेक्टोलॉजी। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है टेक्सोनोमी। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन कहलाता है टेटोलॉजी। जंतुओं के लिए विषैले पदार्थ और शरीर पर उसके प्रभावों का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। पोषण विज्ञान को कहते हैं ट्रोफोलॉजी। जीवन वृत्त का अध्ययन कहलाता है एंटोजेमी। जाति के उद विकास का अध्ययन या इतिहास कहलाता है फाइलोजेनी। जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पेलिएंटोलॉजी। पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का जो अध्ययन होता है उसको जूजियोग्राफी। और जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन होता है उसको साइकोबायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अभी विभिन्न शाखाएं, विचित्रताएं और मनुष्य के होने वाले रोग, अंतःस्रावी रोग, संक्रामक विषाणु जनित रोग, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, लेकिन इनको वापस एक बार रिवीजन कर लेंगे। जंतुओं में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रंथियाँ, जीवन काल, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर, ये चाहे भले ही देखा जाए तो ये सामान्य विज्ञान में भी और साथ ही साथ आगे आने वाली चीज़ें पारिस्थितिकी में भी पूछी जाएंगी। और एक वीडियो और आएगी, उसके बाद जो आएगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें सारे प्रश्नोत्तर लगभग 1000 प्रश्न उसके अंदर करवाए जाएंगे जो कि पहले पूछे गए प्रश्न है। सारे वो प्रश्न होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सीरीज लगातार देखना ना भूलें। तो हम चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।